हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपको आईपीएस का यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कराने वाला हूँ। मतलब ये 3 वीडियो अलग अलग आएंगे एंड बहुत जल्द फास्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीएस के अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड नहीं किए हैं, तो बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएंगे। वन शॉट्स अपलोड होने के बाद, आईपीएस के वन शॉट्स अपलोड होने के बाद आपको क्या अपलोड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि देखो, जो यूनिट नंबर 1, 2, 3 है। सो बेसिक यूनिट नंबर 1 इट्स ये पूरा डिपेंड है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी में, जो कि प्रोबेबिलिटी स्पेस पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड independent random variable, the multinomial distribution, Poisson approximation to Bonel distribution, infinite sequence of Bernoulli trials, sum of independent random variable, expectations of a discrete random variable, movement, variance of some correlation coefficient and चेबसेव इनइक्वालिटी। सो देखो भाई, ये है आपका सिलेबस। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं। तो भाई इनसे हम देखो, मैंने ये 12 टॉपिक लिख के रखे हैं कि हमको इतना पढ़ना है। ये है हमारे 12 टॉपिक एंड इनमें से मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं एंड मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। एंड बहुत ईजी एंड आराम से इसको पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम रिलेटेड ही होंगे, सो कुछ टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि होते क्या हैं ये चीज़ें, क्योंकि जब तक हमको इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड सबसे पहले हम पूरे देखो कॉन्सेप्ट समझो। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टॉपिक समझेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर एक टॉपिक समझेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है आईपीएस में। अगर जिनको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि आईपीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आता है। दैट्स वाई हमें दोनों कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ऑल द वे आ रहा है प्रोबेबिलिटी स्पेस से। सो प्रोबेबिलिटी स्पेस हमारा एक टॉपिक है कि प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या बता, प्रोबेबिलिटी स्पेस होता क्या, सबसे पहले ये नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस बताता है कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है और हर आउटकम के चांस क्या होते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी स्पेस ये मतलब प्रोबेबिलिटी स्पेस बताता है। जैसे सपोज तुम प्रोबेबिलिटी स्पेस है, सीधे सीधे एग्जांपल समझेंगे। एक हमारे पास कॉइन है एंड हम उसको टॉस करेंगे तो वो मतलब वो आउटकम की चांस बताएगी, या तो हेड या टेल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रोबेबिलिटी स्पेस के मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला सैंपल स्पेस, इवेंट और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो देखो सैंपल स्पेस क्या बताता है। देखो यार, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ बट सारी चीज़ें कवर करूँगा, बट टेंशन मत लेना। ठीक है, अब समझो कि सैंपल स्पेस क्या होता है। एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल, जैसे हमने टॉस किया एक कॉइन को, तो हमें 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस। अब देखो इवेंट, अब सैंपल सब स्पेस का देखो, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट। तो देखो एग्जांपल, जैसे सपोज हमने कॉइन को टॉस किया, हेड टेल आया। ठीक है, एंड हम इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा, कि भाई हेड आना चाहिए। तो मतलब अगर ई बराबर हेड आ गया तो ये क्या है, ये सैंपल स्पेस है। इसका कोई सबसेट आ गया, जैसे हमारे ये 2 हैं, हेड और टेल एक सेट है एंड इसका एच आ गया तो ये सबसेट है। ठीक है, ऐसा। अब समझो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब इवेंट होने के चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि इवेंट होने के कितने चांसेस है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, 50% हेड आने के चांसेस रहते हैं एंड 50% टेल आने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बताता है कि इवेंट होने का चांसेस। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या होती है कि 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1, या तो पी एस, दूसरा कंडीशन क्या है, पी एस इक्वल टू 1। तो इसकी ये 2 कंडीशन होती हैं। एंड एग्जाम में अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताओ, तो प्लीज़ इन दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिखना। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल है, जैसे हमने एक डाइस थ्रो किया। डाइस में कितनी वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 6। तो हमने एक डाइस फेंका, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा। जैसे हम डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5 से लेके 6 तक। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि भाई इवन नंबर चाहिए हमें डाइस के। ठीक है, क्वेश्चन है हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर क्या होंगे, 2 3 4, 3 नहीं होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, अब हमें भाई क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने निकाला। ठीक है,
तो इवेंट हमने कितने परफॉर्म करे, मतलब हमारे पास कितने इवन नंबर है 3 और हमारे पास सैंपल स्पेस कितना 6, तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है। अब समझो कि वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन समझो कि एक लाइन में तुम एग्जाम की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि अ प्रोबेबिलिटी स्पेस कंसिस्ट ऑफ स्पेस सैंपल स्पेस अ कलेक्शन ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। तो देखो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी स्पेस जो होता है वो कंसिस्ट करता है सैंपल स्पेस को एंड अ कलेक्शन ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर। ठीक है। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, एस मतलब समझो सैंपल सब आउटकम्स आएंगे, ई मतलब कुछ ही आउटकम्स आएंगे जिस जो इवेंट परफॉर्म करने को बोलेगा, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब चांसेस कि भाई मेरे चांसेस कितने हैं कि मैं वीडियो कब तक अपलोड करूंगा। सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो एक लाइन में समझो कि प्रोबेबिलिटी स्पेस होता क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस मतलब आउटकम प्लस इवेंट एंड चांसेस। तो ये तीनों मिल जाते हैं एंड ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो देखो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। अब मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अब क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाओ एंड यूनिट नंबर 1। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ लिखी है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, थोड़ा सा मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये सारे मेरे नोट्स हैं। एंड देखो प्रोबेबिलिटी स्पेस और प्रोबेबिलिटी ट्रिपल बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल 3 एलिमेंट, ये हमारे एलिमेंट आए। ठीक है। तो देखो अस इस सैंपल स्पेस विच इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस है। ठीक है। इवेंट स्पेस, देखो सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट किया जाता है, देखो मैं बता दूं आपको सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट किया जाता है। सैंपल स्पेस को डिनोट कैसे, सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है ऐसे। ठीक है, सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है ऐसे। एंड बाकी एफ से इवेंट स्पेस होता है, सेट ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट की जाती है, ये तो पता है आपको। तो एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि सैंपल एग्जांपल हमने लिया कि हमारे पास सैंपल स्पेस है हेड टेल एंड इवेंट परफॉर्म करना है 4 का। तो हम देखो एक हम नल बनाएंगे, नल मतलब खाली, एंड हेड टेल आ गए। तो भाई अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट होगी मतलब हमारे पास मतलब आप समझो पी या नल। तो देखो हेड टेल, तो देखो प्रोबेबिलिटी मेजर करेंगे कि 50% हेड आने के चांसेस हैं एंड 50% टेल आने के चांसेस। तो नल में 0 आएगा और हेड जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालेंगे हेड का तो 1/2 निकलेगा, मतलब 50%। टेल का निकालेंगे तो 50% एंड हेड एंड टेल का निकालेंगे तो 1%। तो हम बोल सकते हैं इट्स सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, मतलब सैंपल स्पेस इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। ठीक है। अब देखो अब हमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो और दूसरे इवेंट का चांस क्या है। देखो सपोज मैं बात बात बताता हूँ कि जैसे सपोज शादी के कार्यक्रम से हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे सपोज आज हल्दी है। ठीक है, हल्दी है तो एंड हल्दी के बाद कोई नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इवेंट है। ठीक है, तो सपोज आपका हल्दी हो चुका है एंड नेक्स्ट इवेंट क्या हो, तो यही हमारा क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब एक इवेंट हो चुका है, समझ लो आपका हल्दी हो चुका है एंड दूसरा इवेंट का चांसेस क्या है भाई कब होगा, मतलब समझो गिवन कंडीशन के ऊपर, गिवन कंडीशन के अंडर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इसके इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखो अगर ए और बी दोनों दो इवेंट हैं और पी और हमारा जो पी बी है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि सॉरी पी ए बी इज इक्वल्स टू, तो पी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एंड फार्मूले का इन सब का मतलब बता देता हूँ। जो हमारा पी और ए बी, ए इंटरसेक्शन बी है तो मतलब ए और बी दोनों के साथ होने का चांसेस बताओ और यहाँ पर सिर्फ बी के साथ होने के चांसेस बताओ। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो पी ए इंटरसेक्शन बी है इसमें आपको दोनों के होने के चांसेस बताओ एंड नीचे अपॉन में जो पी बी है उसका मतलब ये है कि सिर्फ बी के चांसेस बताओ। जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए का चांस बताओ, मतलब ए और दोनों के चांस बताओ डिवाइडेड बाय बी का चांस बताओ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। एग्जाम से समझेंगे कि हमारे पास हमने एक डाइस थ्रू किया। ठीक है, समझ लो हमने एक डाइस थ्रू कर दिया तो हमारे पास इवन जब देखो डाइस थ्रू करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3, ये हमारा सैंपल स्पेस। पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा 1 2 3 4। अब हमने बोल दिया कि भाई इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ए होगा तो वो इवन नंबर के लिए हो जाएगा 2 4 6।
फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या रख दी कि बी जो है नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगा दी नंबर जो हमारे मतलब सैंपल स्पेस में नंबर हैं वो ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। तो हम क्या क्या है 3 से ग्रेटर देन क्या है 4, 5, 6। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 6 ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ए सेट में आना चाहिए वही बी सेट में आना चाहिए। तो हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाया। तो भाई ये दो हमारे क्या है नंबर है, क्योंकि 4 एक 4 मैच कर रहा है, एक 6 मैच कर रहा है। तो हमारे पास दो नंबर ही आए हैं 4 और 6, और हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है 6। तो हमारा और हमने पी बी की वैल्यू भी कर ली, ठीक है। तो इसको काट के 1/3 कर सकते हैं। एंड पी बी मतलब पी बी फाइंड करेंगे तो 3 एलिमेंट हैं, सैंपल स्पेस 6 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो भाई 1/2 ये आ गया। अब इस स्टेप दूसरा देखो भाई, ऐसा भी कर सकते हो। एंड इसको अगर जैसे मैंने क्या लिख दिया है 1/3 सॉरी 1/3 अपॉन 1/2 सो इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऊपर मतलब ये देखो, तो ऐसा लिखा हुआ है 1/3 और 1/2, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो इस प्लेस पे आएगा तो 2/3 आ जाएगा, मतलब 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली भी। तो ये देखो वो 2/3 आ गया, मतलब तुम लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो, अगर नंबर 3 से बड़ा आ गया है तो उसका मतलब ये है कि इवन होने का चांसेस 2/3 है, ठीक है। तो मतलब ये समझो कि अगर मतलब हमारे इवन होने के चांसेस कितने हैं 2/3, जो हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस छोटा होता है, छोटा हो जाता है, एंड गिवन इवेंट के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी चांसेस हाई होते हैं। और जनरली पी ए बी डज नॉट इक्वल टू ए पी ए, जनरली ये होता है, ठीक है। अब देखो अब ये तो हमारा रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थर्ड टॉपिक है, एंड हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मैंने बता दिए, ठीक है। एंड अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड द सम ऑफ द नंबर इज obtained 2 with 7, what is the probability that the number 3 happened in the appeared at least 3। तो देखो हमारे पास क्या है, the sample space S would be consist all the number of possible combination of 2 dice। हमने 2 डाइस के देखो 3 कंसिस्ट 6/6। तो देखो हम अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 आएंगे, 2 डाइस को फेंकेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन, मतलब 2 डाइस को हमने फेंका साइमल्टेनियसली एंड द सम ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन्ड, ये हमें नंबर ऑब्टेन्ड हुआ, इनके कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड हुए। या तो देखो 1 1 आ सकता है दोनों डाइस पे, या तो 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। एंड एक डाइस पे 3, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 1, 3 3 4 4 5 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे 36, ठीक है। अब इवेंट क्या करना है, ई इंडिकेट द कॉम्बिनेशन इन विच 3 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वन। अब तुमको मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन दिखना है जिस पे 3 अपीयर हुआ है एटलीस्ट वंस। तो देखो हमारे पास कितने आ गए हैं, हम यहाँ पे देखेंगे 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 5 3 6 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ ई कितने हैं 11, ठीक है। देखो फॉर्मूले को तुम ए बी, जैसे अपन ने ए बी किया है इसको तुम ई एफ भी कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। इवेंट एफ इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर विच सम कितना हो 7 हो। तो 1 6 5 2 3 4 और 4 3 5 2 6 1 का नंबर क्या है 7, मतलब सम इनका क्या है 7 है। तो हमारे पास 6 नंबर। तो अब हमने इंटरसेक्शन एफ किया तो 3 4 हमें मिला, दोनों में से कॉमन क्या है 3 4 और 4 3 है। तो हमारा जो एन ई इंटरसेक्शन एफ है वो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। हमने पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ किया। तो हमने क्या देखा कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि 2/36, ठीक है। 2 बाई देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 2 आया, और हमारा
देखो इसको तुम एक बार एक्सपेंड और करो कि जो ई इंटरसेक्शन, देखो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन सैंपल स्पेस, एन एन मतलब नंबर, एफ मतलब एफ 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 का जो वैल्यू है अपॉन सैंपल स्पेस। तो देखो 2/36 और 6/36। तो देखो ये 2 कहाँ से आया, 2 ये हमारा ये फाइंड करने से आया, और 36 कहाँ से आया, सैंपल स्पेस हमारा 36 है तो 36 आ गया। 2/36 अपॉन 3/36, सो 2/3 आया एंड 1/2 3 लिख सकते हैं इसको। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन कि एक हमने डाइस ऑफ पेयर फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 while द डिजिट इज द फर्स्ट डाई इज 4। तो देखो तुमको फिर से यही कर देना, इसमें पूछा कि 4 डाइस का पूछा गया, तो तुमको इसी प्रकार से सॉल्व कर देना। तुम स्क्रीनशॉट ले लो एंड तुम कोशिश करना अपने से सॉल्व करने का। तो देखो यही क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर हमने क्या किया, हमने एक डाइस को फेंका, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, गेटिंग 3 गिवन द ऑड नंबर ऑलरेडी अकर्ड। तो देखो सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 6 है, क्योंकि एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 वैल्यू ही आ सकती है। नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, 6 हो गया। अब इवेंट ऑफ गेटिंग 3, तो 3 कितनी, इस सैंपल स्पेस में हमें 3 कितनी बार मिलेगा, एक बार, तो हमने लिख दिया। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, तो हमारा एन एफ कितना हो गया, 5 हो गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारे पास 3। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारे पास 3 एंड ई इंटरसेक्शन एफ एन एन ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1। ठीक है, तो देखो 1/1 मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पुट करने के बाद 1/6। देखो एक चीज़ बता दूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। जब भी तुम फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यू, जैसे फॉर्मूला कहाँ गया, वेयर वेयर ये रहा फॉर्मूला। तो जैसे तुमने वहाँ पे ई एफ है, तो तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, अपॉन एन और एस, अपॉन सैंपल स्पेस जरूर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टीम की तरफ से एन एस लिखना भूल गए हैं, तो ये तुम एन एस लिखोगे, दैट्स वाई ये तुम्हारा बार बार क्या आ रहा है, बार बार तुम्हारा 1/6 एंड 3/6। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, पी ई अपॉन एफ इज इक्व टू 1/3। आई होप क्लियर हो गया तुम्हें। एंड ये क्वेश्चन है हेड टेल वाला है। तो 3 कॉइन हमने टॉस करे साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 हेड्स अपीयर इफ लास्ट कॉइन सो दैट। तो देखो हमने अगर 2 कॉइन हमने साथ में फेंके, तो उसके कितने वो निकल सकते, 3 कॉइन फेंके हमने, सॉरी। तो पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल, अब इनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब हम इनको एक के साथ एक ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितने पेयर बन जाएंगे, हेड हेड हेड। देखो पहले हमने दो हेड मतलब 2 कॉइन फेंकेंगे तो 4 आउटकम आएंगे। ठीक है, फिर अगर हम तीन फेंकेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम आएंगे, 8 आउटकम आएंगे। ठीक है, हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल और टेल ट्रिपल टेल। ठीक है, तो एन एस हमारा 8 है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर हो रहा है, तो भाई देखो ये है 4, तो हेड 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 इनमें एटलीस्ट 2 बार तो हेड आ ही रहा, तो नंबर इसका कितना, 4 एटलीस्ट। लास्ट कॉइन में क्या हुआ, लास्ट कॉइन में हेड टेल ये आया, तो इसके भी 4 हैं। तो हमारा जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो एच एच टी है, तो ये कितना 1, तो इसका 1/8 एंड 4/8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/4। अब देखो प्रॉपर्टी समझ लो, कंडीशनल प्रॉपर्टी की मैंने बता दी आपको। देखो इफ ए इज एन इवेंट, एक इवेंट है, एंड एनी सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन पी ब्रैकेट एस अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए अपॉन ए इज इक्वल टू एक ए होगा। ठीक है, आई होप तुम समझ गए। फॉर एनी 2 इवेंट, अगर हमारे पास 2 इवेंट हैं ऑफ सैंपल स्पेस एंड इवेंट एक्स सच दैट पी डज नॉट इक्वल टू, अगर हमारे पास 2 इवेंट है करने को ए और बी, और जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने हैं, 2 एलिमेंट, 2 इवेंट है करने को, तो जो हमारा p डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसमें क्या करेंगे अपन, पी ए यूनियन बी अपॉन एक्स इक्वल टू पी ए अपॉन एक्स प्लस पी बी अपॉन एक्स माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एक्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड है। द ऑर्डर ऑफ सेट और इवेंट इज इंपॉर्टेंट इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पी ए अपॉन बी डज नॉट इक्वल टू पी ब्रैकेट बी अपॉन ए, यहाँ पर ए अपॉन बी डज नॉट इक्वल टू होगा बी अपॉन ए के। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फार्मूला है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, पी ए डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी बी। देखो पी
पी ब्रैकेट ए डैश अपॉन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए अपॉन बी, एंड यहाँ पे ए पी ए अपॉन बी डैश डज नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ए अपॉन बी। देखो अगर डैश ऊपर है मतलब डैश ए पे है तो इक्वल, अगर डैश बी पे है तो डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट, इंटरसेक्शन तुम कर सकते हो। इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ए डॉट प्रोबेबिलिटी बी आएगा। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 3 इवेंट करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी। अब देखो, अब हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंस रैंडम वेरिएबल, तो हम इसके सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे एंड मैं तुमको यहाँ का इससे डेफिनेशन समझाऊंगा इसकी, ठीक है। आई होप तुमको 20 मिनट समझा दिया है, तुमको एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में आया होगा तुम्हारे। अब आता है रिलेशन विथ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सपोज समझो कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, सपोज समझो कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो तुम ये समझ लो कि पी ए बी इज इक्वल टू पी ए है, मतलब बी होने से ए के चांसेस नहीं होते। अगर समझो कि अगर बी है तो बी होने से ए के चांसेस नहीं होता है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज गिवन बी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज्यूमिंग दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये मैं तुमको समझा चुका हूँ यार। अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, ये थर्ड टॉपिक है तुम्हारा यूनिट नंबर 1 का। तो देखो समझो, इसका पहले मीनिंग समझ लो। जैसे तुम्हारे पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं अगर, कब इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट को चांस चेंज ना हो। सपोज देखो ये इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जैसे सपोज ए और बी, मैं अभी तुमको बताता हूँ। अभी लेटेस्ट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास अभिषेक शर्मा है एंड संजू सैमसन है, ठीक है। अभिषेक एंड संजू सैमसन दोनों हैं ओपनिंग के लिए, एंड यहाँ पे है हमारा भाई अपना, क्या बोलते उसको, अरे मुंबई इंडियंस से हैदराबाद में गया ईशान भाई है, ईशान दमदार किशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमारे क्या थे, हमारे संजू भाई की ना परफॉर्मेंस नहीं आई कहाँ पे, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज, न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में, बट ईशान भाई की बहुत दमदार परफॉर्मेंस आई एंड अभिषेक भाई की बहुत दमदार परफॉर्मेंस आई। तो हमारे जो मतलब टीम सिलेक्शन है या कोच है, उनने मतलब अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उनको 7 तारीख के मैच से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। 7 तारीख के मैच से ड्रॉप कर दिया गया एंड ईशान को ओपन करने को मिला। तो अब ये समझो कि यहाँ पे भाई इवेंट ये 1 है एंड इवेंट ये बी है। तो अब ये समझो कि मतलब ए बी किसी को, जैसे ए इसको ले लो बी इसको ले लो, तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब समझो कि एक इवेंट है, ईशान का तो इवेंट हो गया, ईशान तो खेल ही रहा है, बट ईशान की वजह से कौन नहीं खेला, संजू नहीं से खेला, क्योंकि संजू की परफॉर्मेंस नहीं आई और ईशान की परफॉर्मेंस आ गई। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। बट अगर संजू भी खेले और ईशान भी खेले तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अब इसको मैं तुमको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में समझाता हूँ कि अगर तुम्हारा एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट को चांस चेंज ना हो, मतलब इसके चांस रहें खेलने के, तो तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स होगा, ठीक है। जैसे ईशान के खेलने से संजू को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट होता है। बट ईशान के खेलने से संजू को इफेक्ट हो गया क्योंकि संजू बाहर हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आई, तो दैट्स वाई ये डिपेंडेंस ऑफ इवेंट है। बट एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट कहलाता है। अब डेफिनेशन एंड मेन कंडीशन समझ लो। 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे कब होंगे, अगर पी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है पी ए और पी बी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडीशन समझो कि अब अगर पी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या लिखेंगे, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए, बी होने के बाद भी ए को चांस वही रहे, मतलब बी अगर सपोज समझो कि ईशान किशन है तो भी भाई संजू को खेलने को मिले, तो मतलब ए बी के रहने से ए के चांसेस कम नहीं होंगे, ठीक है। इजी एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि तुमने कॉइन को टॉस किया, हेड आना, ए मतलब हेड आना, बी आना मतलब टेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है क्योंकि 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है, ठीक है। अब बी ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे देखो 0 कर देंगे क्योंकि भाई कोई मैच ही नहीं करेगा, ए सेट से और बी सेट से कोई मैच ही नहीं करेगा। तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक का रिजल्ट दूसरे देखो ये इसलिए इवेंट है क्योंकि यहाँ पे एक का रिजल्ट मतलब ए का रिजल्ट बी के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, अब समझ लो बेटर एग्जांपल, तुमने फर्स्ट टॉस हेड मतलब फर्स्ट टॉस में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, एंड सेकंड टॉस में हेड आना चाहिए। ये कंडीशन तुमने चेंज कर दी, मतलब 2 पॉइंट साथ में कर रहे हो, तो फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड में हेड। PA1/2 प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 50-50%, बट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे, अब समझो। फॉर्मूला लगा दिया भाई, कैसे क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। PAB बराबर PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA एंड PB। PB PA की वैल्यू कितनी है, 1/2 एंड PB की 1/2, मतलब 50-50%, तो 1/4 आ गया, तो ये आ गया। तो भाई ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो देखो आई होप तुमको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डज नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंट, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कभी साथ नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट साथ होके भी, देखो जो इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं वो जो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं वो साथ हो भी सकते हैं, लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो कभी साथ नहीं होते। आई होप क्लियर होगा। वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन समझ लो कि two events are said to be independent if the occurrence of one does not affect the probability of other। ठीक है, ये वही है कि ए के होने से बी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बी को भी चांस मिले, एंड बी के होने से ए को भी ए के चांस मिलने चाहिए। ठीक है, याद रखना इंडिपेंडेंट मतलब नो इफेक्ट, कंडीशन ये है। ठीक है, अब आता है, अब इसके तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते कैसे आते हैं। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2/21 एंड एक्स माइन ये दिया है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू ये है 2/3 एंड शो करना है आपको एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट। तो देखो एक्स इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू वाई 2/21, एक्स पी एक्स इक्वल टू 1/7, वाई इक्वल टू वाई 2/3। प्रूव करना है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो देखो हमने वैल्यू पुट की 2/21 मतलब 2/21 फार्मूला हमने पुट करा एंड 1/7 इंटू 2/3, तो 2/21 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एक्स वाई आर द इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कंडीशन रैंडम वेरिएबल्स, तो ये आपके फार्मूलेज हैं। बाकी मैंने फार्मूले यहाँ पर बता दी। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सारे इजी क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला पे पुट करो एंड आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब जो हमारा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जो काउंटेबल वैल्यूज, मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब वो होते हैं जिनको हम गिन सके, मतलब वो जो काउंटेबल हो, तो वो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। मतलब वैल्यू को एक एक करके गिना जा सके, वो हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। डेफिनेशन समझो कि आर रैंडम वेरिएबल जो इनफाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज ले और यूज़ करे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, उसे हम कहते हैं। ठीक है, देखो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, मान लिया, जो इनफाइनाइट नहीं, सॉरी इनफाइनाइट बोल गया पिछली बार भी, फाइनाइट या काउंटेबल, जैसे फाइनाइट वैल्यू आप जो गिन सकते हो और काउंटेबल वैल्यू को गिन सकते हो, उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल समझ लो, कॉइन टॉस में नंबर हेड्स, डाइस थ्रो में नंबर 6, क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं, ये सब आप काउंट कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो PMF भी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को PMF से डिफाइन करते हैं। देखो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू PX। प्रॉपर्टी ऑफ PMF, PX ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड दूसरी प्रॉपर्टी है सबमिशन PX इज इक्वल टू 0। सिंपल एग्जांपल समझो कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो हमारा एक्स मतलब हेड 0 बार आया, एक्स मतलब 1/2 50% है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और एक बार हेड आ भी सकता है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो ये एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है।
क्योंकि देखो या तो हेड आ भी सकता है, देखो क्या पता, देखो दो, जैसे हमने एक बार टॉस किया, ठीक है, एक बार हमने टॉस किया, क्या पता हेड ना आए, क्या पता हेड आ जाए, तो यही लिखा है। वन लाइन डेफिनेशन, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल वैल्यू, ठीक है, ये काउंटेबल वैल्यू को टेक करता है। एग्जाम में याद रखने का ट्रिक, डिस्क्रीट मतलब ध्यान रखो काउंट कर सकते हो तो वो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एंड कंटिन्यूस मतलब जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है। अब आता है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने तुमको इंडिपेंडेंट क्या समझाया था, देखो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी तुमको क्या समझाया था, सिलेबस कहाँ गया आपका, वेयर इज योर सिलेबस। हाँ तो देखो अभी मैंने तुमको समझाया था इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आ गया है, अब तुम्हारा आ गया है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो समझो कि दो, अरे वेयर भाई, हाँ ये प्रोबेबिलिटी हो गया। हाँ, तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि दो रैंडम वेरिएबल, समझो एक्स और वाई, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, अगर एक वैल्यू चेंज होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ ऊपर ही, ठीक है। मतलब एक्स का रिजल्ट और वाई का रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मेन डिफरेंस क्या होगा, मेन कंडीशन एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे अगर एक्स और वाई के लिए, मतलब ये फॉर्मूला है, आप ध्यान से देख लो। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो एक्स का वाई पे इफेक्ट नहीं करेगा, वाई का एक्स पे इफेक्ट नहीं है। इजी एक्सप्लेनेशन, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं, दोनों को साथ देखना जरूरी है, ठीक है। एंड एग्जाम से रिलेटेड एक एग्जांपल, हमने दो कॉइन को एक साथ टॉस किया, फर्स्ट कॉइन का रिजल्ट, सेकंड कॉइन का रिजल्ट, देखो हमने, अब देखो एक्स है तो एच, तो देखो भाई एक बार हेड आ सकता है और दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तो मतलब पहले कॉइन पे भी हेड आ सकता है एंड दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है, ठीक है। एंड ऐसे ही हमने अब निकाला, क्या निकाला, वाई के लिए भी निकाला, ठीक है। तो दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है या दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है, तो हमने फॉर्मूला पुट किया एंड हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स ई वाई कर जाए। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिपेंडेंट केस में ही ट्रू होगी। अगर तुम्हारे जो, मतलब तुम्हारा जो वेरिएबल है जैसे एक्स वाई है, ये अगर इंडिपेंडेंट हैं तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ध्यान रखो कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब इवेंट के लिए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ये वेरिएबल के लिए। देखो देयर आर टू इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इट मीन्स ये इवेंट के लिए काम करेगा, और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल ये वेरिएबल के लिए काम करता है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन लेवल अलग अलग है, ठीक है। अब वन लाइन एग्जाम के लिए डेफिनेशन, टू रैंडम वेरिएबल, देयर आर टू रैंडम वेरिएबल आर सेड, दो रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं इफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। एंड नाउ अब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो इनके, अब इनके मेरे पास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इनमें उतना आता नहीं है। तो अब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड इसके मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, मतलब एक्सटेंड मतलब उसके आगे का फॉर्म। जब एक ट्रायल में दो से ज़्यादा आउटकम हो सकते हैं, देखो जब एक ट्रायल में दो से ज़्यादा आउटकम हो सकते हैं और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो, टोटल एन ट्रायल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स तुम्हें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब एक ट्रायल में दो से ज़्यादा आउटकम हो और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो या टोटल एन ट्रायल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कंडीशन, प्रॉपर्टी नहीं कंडीशन है सॉरी। एन ट्रायल होने चाहिए, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आउटकम बराबर क्या होना चाहिए, के ब्रैकेट के ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, P1 P2 से P तक, एंड ये P1 P2 P से प्लस की इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब रैंडम वेरिएबल समझो भाई कि x1 क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम 1 अकर, मतलब नंबर ऑफ टाइम कितने बार आउटकम
आया है, नंबर ऑफ x2 मतलब नंबर आउटकम 2 कितनी बार आया, एंड k मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम्स के अकर। तो ये आपका x1 प्लस x2 से x k तक है इक्वल टू n है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, थ्रो किया हमने डाइस को n टाइम, ठीक है। आउटकम कितने आए, 6 बार आया, 1 2 3 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच 1/3, n टाइम भी आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्स्ट 1s 2s 3s फॉलो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये देखो कि अगर k बराबर 2 है तो ये समझ लो 2 मल्टीनोमियल 2 बाइनोमियल, ठीक है। स्पेशल केस है ये, वन लाइन एग्जाम से रिलेटेड है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेटिस्फाइज काउंट ऑफ ईच आउटकम व्हेन अ ट्रायल विथ मल्टीपल आउटकम्स इज रिपीटेड इंडिपेंडेंटली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। भाई मैंने जो आपको ऊपर पढ़ाया है वही लिखा है, मैंने तुम लोगों के लिए डेफिनेशन लिखी है कि तुम लोग क्योंकि देखो जो मैं समझा रहा हूँ अगर तुम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिखी गई है। बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल में 2 आउटकम्स आएंगे मतलब ठीक है, और मल्टीनोमियल में 2 से ज़्यादा आउटकम्स आएंगे। तो इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। बाइनोमियल में हमेशा समझ लेना कि अगर तुम्हारे आंसर में 2 आउटकम आ रहे हैं तो क्या तुम्हारा ये क्या है, बाइनोमियल है। बट अगर तुम्हारे मल्टीनोम मतलब 2 से ज़्यादा आउटकम्स आ रहे हैं तो इट मीन्स इट्स अ मल्टीनोमियल, ठीक है। तो अब मल्टीनोमियल्स के कुछ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड आपको दिखाने वाले। तो देखो मल्टीनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें वही लिखी है। मल्टीनोमियल का फार्मूला देख लो, तुम्हारा n फैक्टोरियल अपॉन x1 का फैक्टोरियल माइनस x2 का माइनस नहीं x2 का फैक्टोरियल डॉट x3 डॉट डॉट x के फैक्टोरियल p1 की पावर x1 p2 की पावर x2 p3 की पावर x3 p के y के। तो यहाँ पे px क्या होगा, ये हमारा मतलब हेयर द x हेयर रिप्रेजेंट सेवरल इवेंट ऑफ e1 e2 जो हमारा x है यहाँ पे क्या है, इवेंट है भाई, ठीक है, जो हमने बहुत सारे इवेंट्स परफॉर्म किए। x डैश क्या होगा, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईच टाइम, ठीक है। आई होप क्लियर है। ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स, x1 क्या है, नंबर ऑफ इवेंट जो नंबर ऑफ टाइम्स e1 अकर, एंड x2 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स e2 अकर। p डैश s क्या है, रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। p1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 प्रोबेबिलिटी ऑफ e2। एन क्या हमारा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कॉल ऑफ एक्स डैश एडेड। तो देखो अब यहाँ पे एग्जांपल है कि भाई देखो इफ़ 8 लोग हैं जो फिटनेस सेंटर वॉक इन टू अ फिटनेस सेंटर, मतलब चल रहे हैं फिटनेस सेंटर। 20% आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले हैं, 40% कार्डियो वाले हैं, एंड 15% योगा वाले हैं, एंड 25% तुम्हारे पास स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है। आई होप क्लियर। एंड तुम्हारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट, मतलब तुमको फाइंड क्या करना है, 1 इज़ देयर फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 तुम्हारे कार्डियो के लिए, 1 तुम्हारे योगा के लिए, एंड 2 तुम्हारे स्पोर्ट्स के लिए। ये तुमको फाइंड करना। तो हमने गिवन कर दिया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए x1 मान लो, कार्डियो के लिए कार्डियो हमारा इवेंट 2 है। देखो E1, 1 मिनट रुकना। तो अब देखो, अब तुमको समझ में आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एंड मैं थोड़ा सा पहन के कर रहा हूँ। देखो जो हमारा इवेंट, ये हमारे इवेंट हैं, इवेंट E1 E2 E3, एंड हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मान लिया E1 इवेंट पहला इवेंट है, एंड इसको हमने x1 नाम दे दिया, एंड ये 1 पे है, ठीक है। कितने 1 लोग कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है क्या, फिर हम आता है कार्डियो। कार्डियो को चार लोगों के लिए निकालना था, तो कार्डियो 4 के लिए, योगा 1 के लिए, x3 दे दिया, स्पोर्ट्स x3, एंड हमने इसका सम निकाला तो सम हमारा कितना आएगा, 4 1 5 5 3 8। तो हमारा सम कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो ब्रो, अब देखो कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी, P1 निकालना है किसका, 20% का, 40%, 15%, 25%। अब पूछोगे ये कहाँ से आ गया, तो अभी दिखाता हूँ। तुम देखो क्वेश्चन में तुमको दिया गया, ये दिया गया है 20%, 40%, 15%, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 20% का मतलब क्या होता है, तो तुम 20% को तुम क्या करो कि तुम ऐसा लिख सकते हो कि 20% को हटा के, परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, 1/100। तो देखो 1/100 हो गया, तो ये क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, 1.5 आ गया, 1.5 को 0.5 लिख, 0.20। ऐसे ही सॉल्व करोगे तो 0.240, 0.15 एंड 0.25। तो ये वैल्यूज आने के बाद अब तुम क्या करोगे, देखो यार मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर नहीं है, अदरवाइज मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाता। तो देखो बाई मल्टीनोमियल डिस्ट्रक्शन, तो ये तुमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन
x1 का फैक्टोरियल, x2 का फैक्टोरियल, x3 का फैक्टोरियल एंड x4 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास चार ही वैल्यूज है, p1 p2 p3 इनकी पावर x। तो 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 कार्डियो, 1 योगा एंड 2 स्पोर्ट बराबर हमें निकालना है 8 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ n कितने हैं, 8 हैं। x1 कितना है हमारा, x1 हमें दिया गया 1 एंड x2 हमारा 4 है एंड x3 1 है एंड x4 भी 2 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये कैसे लिखी हैं ये देखो भाई, ये यहाँ पे बताया गया 1 4 1 3 2 के लिए निकालना है, ठीक है। एंड बाकी p की वैल्यू प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 0.2 एंड पावर 1, ये ऐसे निकाल एंड हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 0.040, और आप 4% में भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आता है, ये तुम्हारा बता दिया कि देयर इज अ 4% प्रोबेबिलिटी दैट इफ 8 पीपल एंटर इन फिटनेस सेंटर, फर्स्ट ऑफ देम इज 3 फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 4 हमारे कार्डियो के लिए हैं एंड 1 हमारा योगा के लिए एंड 2 हमारे किस लिए हैं, स्पोर्ट्स के लिए। अब हमें पढ़ना पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब इसके लिए हमें नोट्स पे जाना पड़ेगा। तो देखो इसमें सिंपल समझाएगा, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ। एंड भाई अगर इतना अच्छा समझाने के बाद समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें एंड प्लीज़ फिर से पढ़ने की कोशिश करें। भाई प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, तुमको सिर्फ इतना आना चाहिए कि भाई अगर हम एक टॉस को, मतलब तुमको अगर इतना दिमाग है, मतलब तुमने दिमाग लगा लिया कि हम एक टॉस को फेंकेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हमने प्रोबेबिलिटी फेंकी, क्योंकि देखो हमने टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दो कि भाई या तो 50% हेड आ सकता है या तो 50% टेल आ सकता है, बस इतना करने का काम। देखो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो, मतलब एन लार्ज हो, तो पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स बहुत ज़्यादा एन लार्ज हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी होती है, मतलब पी स्मॉल होती है, तो बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इसमें मेन कंडीशन 3 होती हैं, एन बराबर हमारा इन्फिनिटी होना चाहिए एंड पी बराबर हमारा 0 होना चाहिए एंड लेमडा इज इक्वल टू एन पी होना चाहिए, फाइनाइट कांस्टेंट है एंड बाइनोमियल एन पी इज इक्वल टू पॉइजन्स, ठीक है, लेमडा। पॉइजन प्रोबेबिलिटी फार्मूला पी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा एक्स, लेमडा की पावर एक्स स्क्वायर एक्स और लेम अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स की वैल्यू क्या, फैक्टोरियल की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 1 2 3। लॉजिक समझ लो, रेयर इवेंट हो, लार्ज पॉपुलेशन में हो, पर ट्रायल चांस बहुत कम हो, तो पॉइजन बेस्ट मॉडल होता है इसको सॉल्व करने के लिए। इजी एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री में 1% आइटम डिफेक्ट है, 100 आइटम चेक कर रहे हैं। देखो एक फैक्ट्री में 1% आइटम डिफेक्ट है और 100 आइटम हम चेक कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, मतलब सैंपल स्पेस हमारा 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1% की, तो 1% की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/100 इक्वल टू 0.01 निकाल लोगे, ठीक है। अब लेमडा इक्वल टू एन पी पुट करना है, तो एन कितना हमारा 100 है और पी कितना 0.01, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बाइनोमियल को पॉइजन 1 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर समझ गए होगे। रियल लाइफ में यूजेस क्या है, एक्सीडेंट पर डे, प्रिंटिंग एरर्स पर पेज, डिफेक्टिव आइटम्स। अब समझो कि वन लाइन एग्जाम के लिए डेफिनेशन है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल, देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर लेमडा इज इक्वल टू एन पी। ये आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड है एंड याद रखने लायक चीज़ क्या है इसमें, लार्ज एन स्मॉल पी इज इक्वल टू पॉइजन, लार्ज सैंपल स्पेस और लार्ज सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटी की सक्सेस क्या हो, स्मॉल हो, तो हम उसको पॉइजन बोलते हैं एंड लेमडा इज इक्वल टू एन पी, आपको याद रखना। अब बात करते हैं इनफाइनाइट बर्नौलीज ट्रायल एंड सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनफाइनाइट बर्नौलीज ट्रायल क्या होता है। तो देखो सिंपल मीनिंग में बर्नौली ट्रायल वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 2 आउटकम होते हैं, कौन से, या तो सक्सेस होगा या तो क्या होगा, फेलियर होगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होती है एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी। ये ध्यान रखना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई। देखो सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी भी इक्वल टू पी, फेलियर प्रोबेबिलिटी का उल्टा कर दो, मतलब 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी में। इसको फेलियर को क्यू से डिनोट किया जाता है, सक्सेस को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट बर्नौली ट्रायल क्या होता है, जब ट्रायल
इनफाइनाइटली मैनी हो, देखो जब ट्रायल्स जो हो इनफाइनाइटली हो, मैनी बहुत ज़्यादा हो, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट हो, हर ट्रायल में सेम प्रोबेबिलिटी पी पे हो, तो हम उसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, एग्जांपल समझ लो, कॉइन को इनफाइनाइट बार फेंको, मतलब टॉस करो, मशीन को रिपीटेडली टेस्ट कराना, सक्सेस इक्वल्स टू हेड और फेल इज इक्वल्स टू ट्रायल टेल, सॉरी टेल। तो इम्पोर्टेंस क्या है, हर ट्रायल का रिजल्ट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहती है। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हर ट्रायल में सेम रहेगी। जैसे हमने फेंका, टॉस फेंका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर हमने फेंका हेड आएगा टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड डेफिनेशन समझ लो, एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विथ टू पॉसिबल आउटकम्स एंड कॉन्सिस्टेंट कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये है, एंड इसके अगर न्यूमेरिकल हैं तो मैं उनकी कोशिश करूंगा कि मैं तुमको पढ़ा सकूं। तो ये पॉइजन अप्रोक्सीमेशन बता दिया मैंने आपको, एंड ये इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुम लोगों को काम आएंगे। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दूं क्या? हाँ तो लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैंने तुमको इसके न्यूमेरिकल भी बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू। एंड इनफाइनाइट सक्सेस ऑफ तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, तो ये समझा देता हूँ तुमको। ये देखो, मैंने तुमको इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स बताया, एंड इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली एंड कंसिस्टिंग कंटेनिंग 7 रेड बॉल, सात रेड बॉल है। ये तो भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एंड इसको हमें स्क्रीनशॉट लेके चिपकाना पड़ेगा उधर। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड फिर चिपकाते हैं, एंड फिर मैं तुमको सॉल्व कराता हूँ। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मान के चलो कि तुम्हारे पेपर में 100% दिखने वाला है, एंड बहुत बारी हुआ है कि ये पेपर दिखा ही दिखा है। एंड इसको समझाते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं कट, एंड इसको करते हैं पेस्ट। अरे कट, अच्छा भाई कट, रुको पहले जेड जेड जेड, एक मिनट, अपन को फिर से देखो, ये थोड़ा सा तुमको यहाँ तक तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा भैया का, एंड यार कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है या कोई सिस्टर है, तो प्लीज़ अगर तुम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर मालूम है तो प्लीज़ मेरे को यार कमेंट में बताना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे को एक में नोट्स ओपन करने हैं एंड एक में PDF, तो प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ मेरे को गाइड करो, एंड बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, मतलब आप लोगों की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज़ थैंक यू, एंड अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो बाकी चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, कि हमारे पास सबसे पहले तो, अरे अब देखो ये यही होता है, मेरे को इस सॉफ्टवेयर में मेरे को ये चलाते नहीं आता। हाँ देखो 6 बॉल है हमारे पास, कितने, 6 बॉल्स आर ड्रॉन, हमने 6 गेंदें फेंकी। ठीक है, जिसमें से 7 रेड बॉल आई। ठीक है भाई, 7 रेड बॉल आई, 9 ब्लैक बॉल आई। अब देखो, अब ये मेरे से रिमूव करते नहीं बनेगा, तो भाई लिख दो BLACK, ब्लैक बॉल आई। ठीक है, एंड टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्राइंग बॉल्स आर बर्नौली ट्रायल्स व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉन बॉल भी। तो सबसे पहले एक रिप्लेस्ड करना है, दूसरा हमें क्या करना है, नॉट रिप्लेस्ड इन अर्न। ठीक है, अब URN पता नहीं क्या लिखा है, तो सबसे पहले रिप्लेस का देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 रेड बॉल, देखो यहाँ पे हम एक, तो भाई क्या करना चाह रहे हो, रेड ले लो। देखो एक तो हमारे पास 7 रेड बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, फाइनाइट ट्रायल 6 है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो हमने 6 बॉल आर ड्रॉन, हमने 6 बॉलें निकाली। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल में कितना होगा, देखो 7 और 1 मतलब 9 7 कितना हुआ, 16 हो गया। तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास 16 है, तो तुम PR इक्वल टू PS करके निकालोगे, तो P इक्वल टू 7/16। ठीक है, क्योंकि रेड अपॉन टोटल। ठीक है, फिर तुम्हारा सेकंड का भी, ये फर्स्ट ट्रायल हो गया, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तुमने 6 ट्रायल निकाल लिए। अब देन हमें अब दूसरा स्क्रीनशॉट लाना पड़ेगा। तो ये 6 ट्रायल ले लिए तुमने, तो अब देखो कि देखो ये सक्सेस और फेलियर हो गया, इट इज़ अ बर्नौली ट्रायल। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, नॉट रिप्लेस। तो हमने फाइनाइट किया, मतलब फाइनाइट ट्रायल कितने 6,
फर्स्ट ट्रायल 7-16, सेकंड ट्रायल में 6-15, थर्ड में 5-14, 4-13, 5-3-13 और 2-11। तो इट्स अ नॉट बर्नौली ट्रायल बिकॉज नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। सो इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो भाई ये तुम्हारा बर्नौली का ट्रायल्स वाला क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है एंड आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड बाकी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी बता दिए, इसके भी क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है एंड इसका इक्वेशन है जो मैंने तुमको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए। सो सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ये हम बहुत बार देख चुके हैं एंड ऊपर भी पढ़ा है हमने, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि अगर हम दो या ज़्यादा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को ऐड करें तो नया रैंडम वेरिएबल मिलता है, वो सम होता है। देखो सपोज करो जैसे हमने यहाँ देखो लेट एक्स एंड वाई बी द रैंडम वेरिएबल, हमने एक्स वाई को जोड़ा तो हमें जेड मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब ये नया रैंडम वेरिएबल मिल गया हमें। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ई ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होती है, इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं। ठीक है, वेरिएंस ऑफ सम क्या होता है, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो तो वेर एक्स प्लस वाई, वेर एक्स प्लस वेर वाई, वेर मतलब वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि इजी एग्जांपल है, मीन का वैल्यू 3 है और मीन वाई का वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, तो एक्स वाई करोगे तो 5 वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा। डिफरेंस याद रखना, मीन ऐड होता है हमेशा और वेरिएंस ऐड होता है सिर्फ इंडिपेंडेंस केस में। देखो जो मीन निकालते हो तो मीन हमेशा ऐड होता है, ठीक है, और वेरिएंस ऐड होता है सिर्फ इंडिपेंडेंस के केस में। वन लाइन एग्जाम डेफिनेशन, इनफाइनाइट बर्नौली ट्रायल्स के लिए रिपीटेड इंडिपेंडेंस ट्रायल विथ 2 आउटकम्स एंड फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी। सो सेकंड है सम ऑफ इंडिपेंडेंस आरवीज, मतलब द सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैज एक्सपेक्टेशंस इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस। तो ठीक है, अब आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब मीन। सिंपल मीनिंग क्या होगी, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू निकालना जो लॉन्ग रन में मिलती है। अगर एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ई की पावर एक्स, तुम यहाँ पे क्या करोगे, सबमिशन एक्स पी एंड एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल एक्स। समझो कि हर वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी है एंड सबको ऐड कर दो। देखो तुमको एक मीन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो देखो देखो सबका सम कर दो अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उनका काउंट करके नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन एग्जांपल समझ लो, x0 1 और यहाँ पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सो देखो हमने 0 1/2 प्लस 1 1/2, आंसर हमारा आया 1/2। ठीक है, मोमेंट समझ लो, मोमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंट का मीनिंग क्या है कि मोमेंट रैंडम वेरिएबल के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। अर्थ मोमेंट मतलब ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, यू डैश आर इज इक्वल टू ई की पावर ई ब्रैकेट एक्स की पावर आर। तो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट क्या कहलाता है, आपका मीन कहलाता है, एंड सेकंड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, मीन के अबाउट मोमेंट मतलब यू आर इज इक्वल टू ई के बाद ब्रैकेट एक्स माइनस यू की पावर आर। ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ सम क्या होता है, वेरिएंस बताता है स्प्रेड, मतलब फैलाव, कितना फैला हुआ है। ठीक है, स्प्रेड। इंडिपेंडेंस केस में वेरिएबल एक्स प्लस वाई, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, सिर्फ तब जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो। ये तब कब यूज होगा, जब एक्स और वाई हमारे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो जर्नल फॉर्मूला क्या है, वेर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेर एक्स प्लस वेर वाई टू कॉब COV एक्स वाई। ठीक है, कॉफिशिएंट कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट बताता है कि एक्स और वाई का रिलेशन, एक्स और वाई जो हमारा कोरिलेंट कॉफिशिएंट है उसका मतलब रिलेशन का स्ट्रेंथ बताता है। तो देखो रो इज इक्वल टू, आप इसको रो बोल सकते हो, COV एक्स वाई अपॉन, इसको आप बोल सकते हो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन किया जाता है तो एक्स वाई। ठीक है, एंड रेंज क्या होती है इसकी, -1 से -1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है,
अब चाहे से इनइक्वलिटी, मतलब इसका ये होता है कि ये एक इनइक्वलिटी की ये बताती है कि रैंडम वेरिएबल का मीन से बहुत दूर जाने का चांसेस कितना कम है। देखो जो रैंडम वेरिएबल के, जैसे जो तुमने रैंडम वेरिएबल का मीन निकाला उससे बहुत दूर जाने के चांसेस कितने कम होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा डेरिवेशन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कम होगी, ज़्यादा डेविएशन होगा तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। स्टेटमेंट समझो, अगर x एक रैंडम वेरिएबल है एंड उसका मीन म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन था ऊपर जो मैंने बताया, तो किसी भी के ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, पी एक्स माइनस यू मोड ग्रेटर इक्वल टू के स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू 1/k²। तो ये इसका समझो कि इसका एक्सप्लेनेशन समझो, मीन के आसपास वाले वैल्यूज़ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मीन से जितनी ज़्यादा दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रू होती है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, ये तुम्हारा फार्मूला है। इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम 1-1/k² प्रोबेबिलिटी वैल्यू मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होती है। इसमें दो केस होते हैं जो याद रखने लायक होते हैं, k इक्वल टू 2, पी मोड x माइनस यू लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 3/4 एंड 8/4, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लो, ये दो k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3 के लिए। तो ये आपका एक डेफिनेशन है, चार्जेसिक इनइक्वालिटी गिव्स एन अपर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल डेरिवेटिव्स फ्रॉम द इट्स मीन बाई मोर देन अ गिवन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ याद रखने का ट्रिक क्या है, दूर जाओगे चांसेस कम हो जाएंगे, बाउंड 1/k²। तो वन लाइन का डेफिनेशन समझ लो, एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ पावर ऑफ रैंडम वेरिएबल, एंड वेरिएंस ऑफ sum of variance for independence random variables, correlation measure of linear relationship, चाहे inequality, bound on probability on large derivation, ठीक है, large deviation, ठीक है। तो नाउ अब आपका यूनिट नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है एंड अब इसके नोट्स दिखा देता हूँ, तो जल्दी जल्दी से कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट ले लो। तो मोमेंट के लिए ये मैंने बताया था, ठीक है, मोमेंट के लिए मैंने ये बताया रहा, एंड ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं एंड आर मोमेंट के लिए। तो धीरे धीरे अपन चलते हैं एंड आप कोशिश करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बाकी आप इनके क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे तुमको एक पेयर है, टॉस किया गया है और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, फाइंड करना वेरिएंस। तो देखो हमने दोनों का लिख लिया है कि हेड हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है, ये सारी हमने वैल्यूज़ निकाली एंड यहाँ पे हमने इसको फाइंड किया एंड इसका वेरिएंस कितना निकाला हमने 1/2। फिर हमको एक रैंडम वेरिएबल दिया गया है, तुमको डिटरमाइन करना मीन वेरिएंस। तो रैंडम वेरिएबल x है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें x दिया गया है एंड प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ k की। वी नो दैट पी एक्स इक्वल टू कितना है 1, तो हमने यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, जितनी भी हमारी वैल्यू है हमने सबको ऐड कर दिया एंड k की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 0.1। फिर हमने मीन निकाला, मीन हमारा कितना निकला 0.8। फिर हमने ऐसे ही वेरिएंस निकाल लिया। फिर ऑल्सो हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लेमडा म्यू, वेरिएंस ऑफ सम मैंने वेरिएंस भी बता दिया आपको, ठीक है। एंड चाहे से इनइक्वालिटी ये भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। और बाकी ये तुम्हारे क्वेश्चन है तो तुम इनको सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बाकी मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, बहुत इजी है एंड आप इनको सॉल्व करिए, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। एंड यूनिट 2 के लिए अगर यूनिट 2 भी चाहिए तो यूनिट 2 के भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया एक यूनिट लेके आएंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा एंड ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए एंड इनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे अब आपका यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है एंड अब हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा सा पेपर देखो, पेपर बहुत इजी आता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। वेरी और हाँ ये रहा। तो देखो तुम्हारे पेपर में क्या आता है कि देखो भाई बहुत इजी चीज़ आती है। तो सबसे पहले देखो मैंने जो तुमको के वाला वैल्यू दिखाया ना, तुमको एक क्वेश्चन दिखाया मैंने के करके।
तो सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया कि तुमको 3 चीज़ें निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, तुम वेरिएंस निकालो। पहले तो के की वैल्यू निकालो, मीन की वैल्यू निकालो एंड वेरिएंस निकालो। एंड मैंने तुमको ये कहाँ पे बताया है, देखो अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे दिखाया है, देखो वीडियोस को फॉलो करोगे 100% रिजल्ट तुम्हारा बढ़िया आएगा। वीडियो फॉलो नहीं करोगे, देखो हवा में बात नहीं करता हूँ मैं। अब मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो भैया टाइम बहुत कम है। आज 11 तारीख हो गई, कल को छोड़ के तुम्हारा पेपर है 13 तारीख को, तो इसलिए मेरे को इस टाइप से पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी आपने पहला यूनिट दूसरा यूनिट बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, सिर्फ 5 6। तो देखो तुमको ये वैल्यू दी गई है, तुम अब इस क्वेश्चन को रैंडम वेरिएबल एंड उस क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज़ इधर उधर हो सकती हैं। देखो अब तुम समझो कि तुमको कैसे करना। तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो तुम करना कि तुम्हारी जितने भी पी एक्स है, पी एक्स मतलब जितनी भी तुम्हारा ये है, ये तुमको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करोगे, देखो मैं बताता हूँ, समझा ही देता हूँ। तुमने यहाँ पे सारी वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। के की वैल्यू को तुमने ऐड किया और बिना के की वैल्यू को ऐड किया, इक्वल टू में ये है, तो तुम 4k प्लस मतलब 1 से तुमने डिवाइड किया एंड ये तुम्हारा के की वैल्यू। अब तुमको ये तुम्हारा निकल आया, के की वैल्यू तुम रख दोगे सब जगह, तो जो भी होगा उसका इंटू उसके साथ कर दोगे एंड के का वैल्यू के साथ कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला तुमको मैंने बता दिया कि बहुत ईजी है, सिग्मा एक्स पी एक्स, ठीक है। फिर तुम ऐसे ही वेरिएंस निकाल सकते हो। तो वेरिएंस निकालना क्या है, देखो वेरिएंस म्यू टू ई की पावर ई स्क्वायर माइनस ई एक्स टू। बाकी वेरिएंस बहुत निकालना इजी है, मतलब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो एंड ई एक्स की वैल्यू रखो एंड इसको माइनस कर दो, तुम्हारा यू टू आ जाएगा एंड इससे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी बहुत इजी फार्मूला है। तो तुमको देखो 7 मार्क्स मैंने तुम्हारे क्लियर कर दिए हैं। एंड देखो ये एक क्वेश्चन आता है, डिफाइंड मूवमेंट एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मूवमेंट। तो भाई ये तुम्हारा यूनिट 4th में भी है एंड फर्स्ट में भी है, तो भाई इसको कर लेना, ठीक है। डेंसिटी फंक्शन एंड रैंडम वेरिएबल्स, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट का है, ठीक है। वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, तो भाई प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना। बाकी 21 नंबर तक का मैंने तुमको बता दिया है। एंड ये शायद डिटरमाइंड पी बी अपॉन ए एंड ये इफ़ द ए एंड बी आर इवेंट्स इतने हैं, तो इसको प्रूव करना। तो भाई तुमको मैंने बता दिया है कि भाई इसको भी सॉल्व कर लेना तुम। बाकी तुम्हारे 28 मार्क्स तक का मैंने बता दिया तुमको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाकी यूनिट नंबर 2 भी तुमको जस्ट अभी देखने को मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दो। वीडियो में प्यार बनाए रखना एंड वीडियो पे सपोर्ट दिखाए रखना, ठीक है।